अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है होम्योस्टेसिस। होम्यो मतलब सेम, स्टेसिस कंडीशन। होम्योस्टेसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब, जिसकी डेफिनेशन ये है, उस पर फिर उसके बाद पूरा जो टॉपिक है वो इस पर डाइवर्ट करेगा। होम्योस्टेसिस जो है उसमें होता है कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं हमारी, उस पर हमारी बॉडी जो है वो एक बैलेंस मेंटेन करती है। हमारी बॉडी एक डायनामिक बॉडी है, इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होती रहती है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती है, हमारी बॉडी जो है वो रिएक्टिवली अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करती है। एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो लिजर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगर टेम्परेचर बाहर का 3 डिग्री है तो उनका 3 डिग्री है, 17 डिग्री है तो उनका 17 डिग्री है, क्योंकि उनके अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस नहीं है। जो जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री है तो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। अगर टेम्परेचर बाहर का चेंज हो जाए, 7 डिग्री हो जाए, 8 डिग्री हो जाए या 42 डिग्री हो जाए, जो ह्यूमन बॉडी है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनका टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि अंदर कुछ मसला चल रहा है, कुछ मसला, इन्फेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जैसे जब आप रोज़ा रखते हो, पानी कम पीते हो तो ड्राई माउथ हो जाता है, ठीक है, यूरिन जोन से वो कंसनट्रेटेड और थोड़ा आना शुरू हो जाता है। ये भी इसकी एक एग्जांपल है। और कोई आपके जहन में एग्जांपल है इसकी? होम्योस्टेसिस इसका मतलब है कि बॉडी जोन सी है वो चाहती है कि जो उसके अंदर इन्वायरमेंट है वो वैसा ही रहे, बेशक एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते रहें। जैसे कोई एलर्जन जब आता है, एलर्जन बाहर एस्मा ना भी हो तो कोई एलर्जन आते हैं तो हम फ़ौरन स्नीज़ करते हैं, छींक मार देते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो एलर्जन आया है उसको बाहर फेंकते हैं। इसलिए हमें कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि वो जो एलर्जन आया था वो बाहर हमने स्निफ कर दिया है। ये एक मैकेनिज्म है, स्नीजिंग प्रोटेक्टिव है अगर ये फिजियोलॉजिकल रेंज में हो। जो यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कभी भी जो है वो सेम नहीं रह सकता, वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। इस तरह ह्यूमन बॉडी उसको रिएक्ट करती रहती है। तो ये सारा जो डेफिनेशन है, इससे आपको होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में आ गया है। अब ये होम्योस्टेसिस है बॉडी की, एक होती है होम्योस्टेसिस ब्रेन की। जो ब्रेन में केमिकल्स हैं, हमारा बिहेवियर कुछ केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्रेन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, वो हमारा बिहेवियर है। जो पर्सनैलिटी शेप अप हो जाती है वो सारा फ्रंटल लॉब की डेवलपमेंट है। जितनी बेहतर पर्सनैलिटी, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो, फ्रंटल लॉब उतना डेवलप्ड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेन में जो है वो होम्योस्टेसिस कैसे होती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन और बेशुमार इनके नाम हैं, जो और बहुत ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी एक मिकदार जो है, एक सर्टेन लेवल, जिसको ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। ऑप्टिमम कहते हैं ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट बैलेंस। ऑप्टिमम लेवल की रेंज होती है। होम्योस्टेसिस की समझ आई? होम्योस्टेसिस ये है कि आपकी बॉडी अडेप्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, बेशक बाहर गर्मी पड़ी है 42, वो कोशिश करेगा। आपकी रेडनेस आ जाती है, वो सारी कोशिश होती है जो जिस्म है वो मेंटेन करने के लिए, जैसी कंडीशन चल रही है, एहतजाज करता है, एक वार्म करते हैं। ये सारे अडेप्टिव मैकेनिज्म है कि आप वार्म रहो, क्योंकि आप मेंटेन रहते हो। 37 डिग्री रहता है आपका टेम्परेचर, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये होम्योस्टेसिस आपको नॉर्मल बॉडी में जो है वो बताई है। अब एडिक्शन से इसका कैसा लिंक्ड है? वो इस तरह के जो पेन और प्लेयर है, शीशा आपने देखा है, एक तरफ पेन और एक तरफ प्लेयर, इसका बैलेंस होता है हमारी ज़िंदगी में। जहाँ हमारे पेरेंट्स, पार्टनर्स, उनसे हमें ऑक्सीटोसिन, उनकी बॉन्डिंग से डोपामिन रिलीज़ होता है, हाँ, खुशी मिलती है। वहाँ पे जब वो तल्ख जुमले बोलते हैं तो फिर हमें बुरा भी लगता है। तो प्लेयर के साथ हमेशा पेन आती है, पेन के साथ हमेशा प्लेयर आती है। अब हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इतना सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स इस तरह है कि हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें थ्रिल चाहिए, ज़िंदगी में कोई गोल चाहिए जिसके पीछे हम लग जाएं। उस एक्साइटमेंट और थ्रिल में या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स
या फिर कुछ हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी, या क्योंकि हम फारिग नहीं बैठ सकते, हम बोर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ज़िंदगी में, उससे ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो जो बैलेंस है वो परसिस्टेंट प्लेयर रहे। ठीक है, जैसे डोपामिन लेवल है, आप किसी फ्रेंड से बात करते हो जब आप स्ट्रेसफुल हो, डोपामिन लेवल थोड़ा सा हाई होता है और आप बेहतर महसूस करते हो। जब आप कुछ टाइप करते हो, जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं, तो उनसे उनका जो डोपामिन लेवल है वो मेंटेन्ड रहता है, जो जंबल थॉट्स होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। हर शख्स का दिमाग जो है उसने डोपामिन बढ़ाने और कम करने के अपने तरीके सीखे हुए हैं। हम आपको सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन देते हैं कि इनसे डोपामिन बढ़ता है, इनसे कम होता है, लेकिन हर एक का दिमाग जो है वो अपने हालात के मुताबिक सीख चुका है। अगर आपको जैसे स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? नशे से पहले बाइक, और उससे कुछ बेहतर महसूस होता है। तो जो हमारी डिज़ायर है परसिस्टेंट प्लेयर की, कि खुशी ही रहे, पेन को हम साइड पे ही कर दें। पेन को साइड पे अक्सर वो लोग भी करते हैं जिनको एक्सप्रेशन जो है, इमोशन का एक्सप्रेशन बेहतर नहीं होता। कुछ लोग, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि माँ बाप डांटते हैं तो वो सहम के चुप करके बैठ जाते हैं। उनको डिनाइल में रहना भी पसंद हो सकता है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपका दिल करता है कि पेन ना मिले, प्लेयर ठीक है। अब उस पेन को ना मिलने के लिए अपने अपने अडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं। कुछ बच्चे जो उनसे पेरेंट्स डांटते हैं तो वो खामोशी सीख लेते हैं, फिर उनके पार्टनर्स फिर डांटते हैं, फिर वो खामोश रहते हैं अनलेस वो बर्स्ट नहीं करते, और फिर सारे कहते हैं इसको क्या हो गया है, क्योंकि वो खामोश रहा है। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो अग्रेसिव होना सीख लेते हैं। वो हम अपने फ्रेंड्स, अपनी इन्वायरमेंट से, या जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है किसी से भी सीख सकते हैं घर में। ठीक है, जैसे आप बात कर रहे थे को डिपेंडेंसी मैंने सीखी है, तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये आप सीखते हो। को डिपेंडेंसी और ये जो बिहेवियर्स हैं, अक्सर बच्चे चीखना शुरू कर देते हैं, अग्रेसिव गुस्सा शो करते हैं जब उनको डांटा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये अडेप्टिव मैकेनिज्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। फिर ये एंड तक रहता है। जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंसेस और डेवलपमेंट है ब्रेन की, उधर से ही आपकी जो ग्रोथ है वो शुरू होती है, वो ही चल रही होती है। अब वो डिक्लाइन करे या ऊपर जाए ग्राफ, वो आपके अपने इख्तियार में होता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका एक लेवल है, वो मेंटेन्ड रहना चाहिए, जो होम्योस्टेसिस में आता है। लेकिन जब हम ड्रग्स करते हैं, CNS स्टिमुलेंट्स करते हैं, मेथ हो गई, आइस, कोकेन, कुछ भी जो CNS स्टिमुलेंट होती है, इवन कुछ ड्रग्स जो अभी जो है FDA की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है कि वो ड्रग्स जो सी हैं वो CNS स्टिमुलेंट है, लेकिन वो स्टिमुलेंट करती हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, स्टिमुलेट कर देना। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स जो अब CNS स्टिमुलेंट हम लेते हैं, उसमें ये होता है कि हमारा ब्रेन का जो होम्योस्टेसिस है वो डिसरप्ट हो जाता है। सिर्फ फिर प्लेयर फील करते हैं और वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, माँ बाप जो उनसे यहाँ डांट रहे हैं, सोसाइटी कुछ कह रही है, आपके गोल्स, आपके जो ड्रीम्स हैं वो एक साइड पे आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके महसूस करने की जो सलाहियत है फ्रंटल कॉर्टेक्स वो डैमेज होता जा रहा है। लेकिन आपके ब्रेन को ये पता है कि परसिस्टेंट प्लेयर आ रही है, आइस जो सी है वो परसिस्टेंट प्लेयर देती है, वो आपको हमेशा खुश रखती है। अगर आपको किसी ने डांटा है, तल्ख जुमले का है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो सुनाई नहीं देते, या आप ब्लैकआउट कर जाते हो, या आप जो से समझते हो लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते। कि ये जो लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो परसिस्टेंट प्लेयर हमें करा रहा है, फिर हमें ये बिल्कुल मुतनफ़िर या एक हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटाइजेशन हमारी कम हो जाती है। जो चीज़ें हमें ड्रग्स ना करके महसूस हो वो ड्रग करके महसूस नहीं होती, पेन को नम कर देती है। जो जितनी भी CNS स्टिमुलेंट्स हैं या कोई भी ड्रग है, उसकी एडिक्शन, जब आप कोई भी ड्रग लेते हो, कोई भी आप ड्रग ले रहे हो और आप एक एडिक्शन के साइकिल में हो, आपकी सलाहियत नहीं होती कि आप बाकी जो सेंसेशंस हैं महसूस करना, एहसास करना, ये एक हायर मेंटल फंक्शन है। ठीक है, शाऊर के बाद एहसास और ये जो इम्पैथ जिसे हम कहते हैं वो डेवलप की गई है। एडिक्शन के साइकिल में आप बस उस साइकिल में घूमते रहते हो। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ये बातें करता है, क्या इसको एहसास नहीं है, क्या इसको ये महसूस नहीं होता कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं। वो इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि ड्रग एडिक्शन से जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हायर मेंटल फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करता है, जिसमें रहम, एहसास, रिस्पेक्ट, सोशल शेम उसमें आती है, इनहिबिशन, डिसइनहिबिशन, वो डैमेज हो जाता है। फिर इस पे वेरी करता है, कुछ पेशेंट्स में डैमेज होता भी है, कुछ में नहीं भी डैमेज होता।
तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जब भी खुशी आएगी उसके साथ पेन जो है वो एसोसिएटेड होती है। और वो आप जब ड्रग्स करते हैं, बेशक आप उस साइकिल में घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप ड्रग ना करो तो जो पेन, जो विड्रॉल आपको आता है, जो डोपामिन का लेवल नॉर्मल यहाँ पे होता है, आप ड्रग करते हो तो वो वहाँ शूट कर जाता है। इसको कहते हैं डोपामिन सर्ज, ठीक है। जब कोई प्रेशर से, जैसे पाइप है, एकदम पानी चलाओ तो उसकी सर्ज आती है। तो जो डोपामिन का नॉर्मल लेवल हम सब में, जो नॉन एडिक्ट्स हैं, वो यहाँ पे होता है। एडिक्शन में, एडिक्ट पेशेंट्स में वो डोपामिन का लेवल नॉर्मल से शूट कर जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल रेंज तो ये थी, आपने केमिकल से, कोई भी ड्रग से डोपामिन नॉर्मल लेवल से ऊपर ले गए, उसमें आपको मज़ा दूसरे लोगों से ज़्यादा आता है। जो सैडनेस फ्रेंड से शेयर करके आपको सुकून देती है, जो ड्रग्स हैं वो उससे ज़्यादा आपको रिलीफ देती हैं, क्योंकि आप पेन को अवॉइड कर रहे होते हो। अब जो डोपामिन सर्ज या सेरोटोनिन सर्ज, ये मुख्तलिफ चीज़ों से भी आ सकती है। सेरोटोनिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब ये डोपामिन सर्ज आपकी नॉर्मल लेवल से यहाँ पर आ गई है, तब जब आपने ड्रग्स छोड़ दी तो वो नॉर्मल लेवल पे नहीं गिरती, वो नॉर्मल लेवल से नीचे गिरती है। जब नॉर्मल लेवल से वो नीचे लेवल गिरता है ड्रग्स छोड़ने के बाद डोपामिन का, तो फिर आप में ये सिम्टम्स आते हैं, जिसको अगर किसी ने आइस की हो और वो रात को 2-3 रातें कंसेक्टिव जागा हो, फिर उसको नींद आती है। अगर किसी को पहले ड्रग करते भूख नहीं लगी तो फिर वो ज़्यादा खाता है, या भूख ख़त्म हो गई तो फिर वो जौन सा है भूख, मतलब अल्टरनेटिव करना है। जो विड्रॉल में सिम्टम्स आएंगे वो ड्रग के यूजेज से ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो एहतजाज कर रहा होता है कि मुझे ड्रग चाहिए। ये एहतजाज हर एक में नहीं होता। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, सेन रहते हैं, सोबर रहते हैं। जिसका जिस्म एहतजाज करना शुरू कर दे, उसको कोई सिम्टम आना शुरू कर दें, वो जो सारी स्ट्रगल है ना कि रिलैप्स करके बार बार आते हैं, क्यों इसका कोई हल नहीं है, ये सारी डिस्कशन इसलिए है क्योंकि वो जो जिस्म का एहतजाज है ना, जो विड्रॉल, लोग उससे डरते हैं कि जिस्म जो है उसको ड्रग चाहिए। अब आप चाहते हैं कि ये ड्रग ना करे क्योंकि आपको लगता है कि अब छोड़ देनी चाहिए ड्रग्स। जैसे अक्सर यहाँ पे बैठे लोगों ने कितनी बार ये वादा अपने से किया होगा, अपने पार्टनर से, पेरेंट से, कि अब ड्रग्स छोड़ देनी है, लेकिन उसके बाद फिर ड्रग्स करते हैं क्योंकि आपकी हैबिचुएशन बन चुकी है। ड्रग्स जौन सी हैं वो आप एक साइकिल में आ चुके हो। ड्रग्स, आपका जिस्म जो है वो एहतजाज करता है। एहतजाज करने में सिम्टम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं आती। अभी जो उन्होंने, दानिश ने बात की है कि आपका हाइपोथैलेमस जब इफेक्ट हो जाता है तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे सोना, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती सोने के लिए, खाने के लिए कहना नहीं पड़ता कि खाओ, जिंदा रहने के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, एनिमल्स भी यही करते हैं। लेकिन जब हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो कहना पड़ता है कि अब उठ जाएं, खाना खा लीजिए, या वीक हो रहे हैं, उनको महसूस नहीं होता। मूड भी और मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी आते हैं। आप सबको आइडिया होगा कि जब ड्रग्स करते हैं तब भी मूवमेंट का इशू होता है, और जब ड्रग्स छोड़ते हैं तो तब भी मूवमेंट का इशू होता है, या आप एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हो तब भी मूवमेंट का इशू होता है, क्योंकि जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, मूवमेंट प्लस मूड, अभी बात मूवमेंट की हो रही है। मूवमेंट वो फिर मूवमेंट इसलिए क्योंकि मूवमेंट डोपामिन कंट्रोल करता है। जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाके पाथवेज बनाता है, उससे मूवमेंट होती है। अक्सर ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी जो है, इसलिए आपको जब आप चेक करवाने आते हैं तो आपको कहते हैं अपने हाथ दोनों इधर करें, क्योंकि आपको उस ड्रग का साइड इफेक्ट आ सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो सकता है। जो आपने ड्रग्स की हैं वो भी मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। फिर उस ड्रग के जो एंटीडोट हैं, जो विड्रॉल है, वो भी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, स्लो डाउन करता है। फिर जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं उसका साइड इफेक्ट भी शुरू में मूवमेंट होता है, क्योंकि डोपामिन मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे अक्सर पेशेंट ऊपर साइकोथेरेपी सेशन में भी बात एक चली थी कि अगर मैंने स्मोकिंग छोड़नी है तो क्यों ना मैं पहले निकोटिन पैच की तरफ आऊँ, इम्प्लांट की तरफ आऊँ, वेपिंग करूँ। निकोटिन की डोज इतनी नहीं तो इतनी, 0.5, ये प्रॉपर उनके पास एक टॉपिक होता है। हम इस टॉपिक को एक एहतजाज लेते हैं कि आपका जिस्म जो है, जो सिगरेट उसको लग चुकी है रिसेप्टर्स के साथ, वो एहतजाज कर रहा है कि नहीं, अगर आपका कोई भी पेशेंट आपके पास आए और कहे कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ये करूँगा निकोटिन पैच, फिर मैं जब वेपिंग करूँगा, फिर आप बेफिक्र हो जाएं, सिगरेट छोड़ दूँगा। तो वो अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और वो ये बात कर रहा है कि स्मोकिंग जोन सी है वो स्टेप बाय स्टेप छूटेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जो एडिक्शन के केस में जो स्टेप बाय स्टेप है वो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि आप होम्योस्टेसिस में नहीं चल रहे होते। आपका एक न्यू नॉर्मल, जिसको एबनॉर्मल कहते हैं, वो बन चुका होता है। अगर कोई नॉन एडिक्ट है और वो कहे कि स्मोकिंग स्टेप बाय स्टेप इस तरह छूटी जा सकती है, तो वो छूटी जा सकती होगी। लेकिन वो सारी ड्रग्स जो स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स कंट्रोल करते हैं और वो पढ़कर मेडिकली साइड इफ़ेक्ट्स को एडजस्ट करके उतने एमजीज रिड्यूस करते हैं। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी कमांड डॉक्टर के पास है। जो ड्रग है, जो सिगरेट है, हाँ, वो कोई अब उसकी कमांड आपके पास खुद है और आपका माइंड एडिक्टिव है कुछ केमिकल सब्सटेंस से। उसका कुछ पता नहीं है वो कब स्मोक से सीधा शूट कर जाए चर्च पे, सीधा शूट कर जाए कोकेन पे। आप हफ्ते के लिए बिल्कुल ही ड्रग छोड़ दो, केमिकल छोड़ दो, सिगरेट भी छोड़ दो, लेकिन रिलैप्स आप कोकेन पे करो। इसलिए ये स्ट्रेटजी जो हम कहते हैं कि जो एडिक्ट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप छोड़ें, ये हम यहाँ पे या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये रेकमेंड नहीं करते। एक यहाँ पे आपने पहला कलमा सुना होगा, ला इलाहा। तो ला का मतलब क्या है? नहीं। तो नहीं का इसका मतलब है नहीं, कोई खुदा नहीं है। पहले तो निगेशन की गई है कि कोई खुदा ही नहीं है। पहले आप इनकारी बने हो, फिर आप कहते हो ला इलाहा, लेकिन अल्लाह, लेकिन एक खुदा है। ड्रग्स के केस में सेम सिनेरियो होता है कि पहले आप कहते हो कोई नशा, कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो नहीं करना। जब आप कहते हो ना सिगरेट करनी, ये करना, वो उसका मतलब है कि ये एहतजाज है जिस्म का। जब आपका पेशेंट आपसे बात करे, बेशक वो जाने से पहले या दरमियान में हो, और वो सिगरेट लफ्ज़ यूज़ कर दे, वेप कर दे, तो समझ आ जाती है कि रिलैप्स हो सकता है। जो रिलैप्स है वो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ बैठे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या सोबर हैं या सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसको रैशनल थिंकिंग कहते हैं। आपको बताया जाता है कि ये नशे के ये नुकसान आते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो एडिक्शन तो है ही है, उसके बॉडी पे इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके। तो जब आप यहाँ बैठे बातें सुन रहे हैं और आपको नॉलेज है, एक दो चीज़ें होती हैं, एक इम्पल्स, एक इमोशंस। ज़्यादातर जो नशा शुरू करते हैं वो या तो इम्पल्स के उस दोस्त ने मिलवा दिया, सस्ती मिल रही थी बाकियों की निस्बत, इम्पल्स कुछ समझ ना आया तो जल्दी में बगैर सोचे कुछ कर लिया, या इमोशन, वो खुशी का भी हो सकता है, सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ शुरुआत करते हैं। वो गम भी हो सकता है कि आपके पास फ्रेंड्स या इतना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है आपका। तो इमोशन, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इमोशंस हैं और इम्पल्स है, उन दोनों को जो कंट्रोल करती है वो है रैशनल थिंकिंग। आपका अंदाज़ा लगाना क्या ये मेरे लिए लॉन्ग रन में सही है या नहीं है। अगर मैं वेप पीऊँगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई और केमिकल आएगा, फिर उसके बाद इंडोर होना पड़ेगा, तो इंडोर में तो तकलीफ होती है यहाँ पे आते। अक्सर आपको पता चल जाता है कि वेप के बाद मेरा जो है, मेरी बॉडी क्रेव कर रही है नशे को। अक्सर कुछ लोग बड़े नाइव से होते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता, जब वो कहते हैं कि सिगरेट या स्लिपरी फ्रेंड से बस मिलना ही है, या कोई काम पिछला नहीं भी होता तो निकाल लेते हैं कि ये काम पड़ गया था उससे, तो बस ये काम करना है, आप वहाँ पे सुपरवाइज कर लें। वो आपका जिस्म जो है वो एहतजाज कर रहा है कि मुझे ड्रग हर हालत में चाहिए। अब उसको आपने कंट्रोल करना है। जो मैं होम्योस्टेसिस की बात कर रही थी कि जो नॉर्मल लेवल है वो इधर होता है। जब आप ड्रग्स करते हो तो आपका जो नॉर्मल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, न्यू नॉर्मल होता है। जो मज़ा आपको सिगरेट अब इसलिए नहीं देती क्योंकि और नशे जौन से हैं वो आपको ज़्यादा मज़ा दे चुके हैं। अब ये तो सिगरेट की बात कर रहे हैं। अक्सर लोग होते हैं उनके जो स्टिमुलेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो बड़े बिनाइन से होते हैं। कोई सॉन्ग उनको याद आते हैं तो उनको ड्रग्स याद आती हैं। कोई कमरा जहाँ पे वो ड्रग्स करते थे वो उनको याद आता है। कोई फ्रेंड जो है अगर उसके साथ ड्रग्स करते थे, उसकी पिक्चर देख ली तो वो याद आना शुरू हो जाता है। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आपके अंदर से कोई दवाई या कोई बिहेवियर या कोई काउंसलिंग ऐसी की जाए कि जो डिज़ायर है ना, जो दिल करता है नशा करने को, सिगरेट पीने को, वो ख़त्म हो जाए, तो वो आपकी समझ से आप ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिल तो करेगा सिगरेट को, आपने ये बताना है अपने आप को कि मेरा दिल इस नशे को करता है लेकिन मैंने ये करना नहीं है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं। हाँ, जो डायबिटिक हैं उनको नहीं भी मीठा पसंद ना, उनको मीठा पसंद आना शुरू हो जाता है जब उनको डायबिटीज़ शुरू होती है। डायग्नोज हो जाती है डायबिटीज़ तो उनको मीठा पसंद आता है, लेकिन उनको क्योंकि पता होता है कि पिछली बार क्या हुआ था, हाइपो में चले जाओ तो क्या होगा, हाइपर में चले जाओ तो क्या होगा। अब जो एडिक्ट्स हैं उनको यही हम कोशिश करते हैं इन सेशंस के ज़रिए कि इतनी रैशनल थिंकिंग डेवलप करें कि उनको
ड्रग लेते, कोई भी जो उनकी चॉइस ऑफ ड्रग है, या सिगरेट लेते, वो सारा रिकॉल होके ये करेगी क्या इनकी बॉडी में, ये जो साइकिल चलाएगी एडिक्शन का, कि आप केमिकल के पीछे भागोगे अपनी खुशी के लिए। एज लॉक एंड की है, जब तक आपको वो ड्रग्स नहीं मिलेंगी आपका दिल करेगा कि वो आपको ड्रग्स जो सी हर सूरत मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि आप यूज़ करोगे, ओवर यूज़ करोगे, अब्यूज़ करोगे, फेटल डोज तक भी आप आ सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता। जो आइस का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन आपको जगाई भी रखती है, क्योंकि ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा अफेक्ट करती है जो नॉर्मल एनिमल ब्रेन जो काम कर रहा था, जो किसी को सोना, खाना, पीना, वो डिसरप्ट हो जाते हैं। तो ये एम्फेटामिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अक्सर जो हजरात हैं यहाँ पे एडिक्ट्स नहीं होते, अब उन्होंने जागना होता है किसी भी वजह से, तो वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्फेटामिन होता है, तो 3-4 घंटे के लिए उनको जगा देती है। लेकिन उस 3-4 घंटे के बाद जो इफेक्ट आता है वो ये है कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा नींद आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डोपामिन आप ये केमिकल के गुलाम बन के ले रहे हैं, कोकेन कोई भी जो आपको डोपामिन दे रही है, क्यों ना उसको बेहतर नेचुरल तरीके से ले लिया जाए। कभी कभार हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खा लिया जाए, वो भी डोपामिन सर्ज देता है, वो भी डोपामिन सर्ज आपको देगा, लेकिन वो हेल्दी वे में देगा। इस तरह आप अपने किसी पेरेंट से कोई एक्सप्रेस कर दे फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, वो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन को मेंटेन करेगी। जो एडिक्शन की जो रूट कॉज है, जब एडिक्शन शुरू होती है, नशा पहली बार लेना शुरू करते हैं आप, उससे पीछे एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है कि आपका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, या जो नेचुरल वेज में दूसरे लोग ऑक्सीटोसिन या डोपामिन के लेवल्स डिराइव कर रहे हैं, आप में कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ वो एक्सप्रेशन नहीं होता। अब आप विलिंग वेज में हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, रैशनल थिंकिंग डेवलप की जा रही है कि आप नशा ना करें। तो आप में से कितने लोगों ने थैंक यू कहा अपने पेरेंट्स को और दिल से कहा है कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आई हो। हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, साइकेट्री वार्ड में गई थी, वहाँ पे एक पेशेंट था और वो फाइल लेकर आया, बड़ा स्माइली। तो मैंने कहा आप स्टाफ नर्स हो? कहते नहीं, मैं पेशेंट हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ओ अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने कोई ड्रग नहीं छोड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ड्रग ना करूँ, तो मुझे विड्रॉल हुआ, क्रेविंग हुई। तो उसने अपनी काल्स पे निशान डाले हुए थे, 7-7, 8-8 निशान यहाँ पे थे। ये उसके जिस्म का एहतजाज था, वो ड्रग्स नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी बीमारी की नौयत थी, उसको ये प्रिविलेज नहीं हासिल था कि उसकी कोई रैशनल थिंकिंग को डेवलप कर सके, उसको ये बता सके कि ये दिमाग का मसला है। उसके घर वालों को लगता था कि ये करैक्टर का मसला है, उसको यही नहीं पता था कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो यू आर वेरी लकी एंड यू शुड थैंक योर पेरेंट्स कि वो आपको यहाँ पे लेकर आए हैं। बेशक आपकी जो एडिक्शन की बीमारी है वो ये आपको कहती है कि विलिंग वेज में स्ट्रिक्टनेस है, या आपको एक मंडेन रूटीन से गुजारा जाता है। ये जो मंडेन रूटीन है, ये जो बोरिंग फील करते हैं हम यहाँ पे कि एक ही चीज़ बार बार हो रही है, इसको कहते हैं सोबर होना। सोबर होना ड्रग्स की अवॉइडेंस या ड्रग्स की एब्सटिनेंस नहीं है, ये रैशनल थिंकिंग को डेवलप करके इम्पल्स और इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो ड्रग्स जो सी हैं वो भी, ड्रग डीलिंग जो है वो भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, जिसकी वजह से ड्रग्स शुरू की थी वो भी होंगे, लेकिन आपकी रैशनल थिंकिंग इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि आपके अंदर ये सलाहियत थोड़ी बहुत, अगर कंप्लीट नहीं तो कुछ बेहतरी आनी चाहिए।